बीजेपी की तरफ से पहला दूत कौन आया था आपके पास? जफर इस्लाम या बड़ोदरा से संदेश आया था? पहली बार आप नरेंद्र मोदी से कब मिले? जिस पार्टी में मैं था, जहां राज परिवारों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है और देश का प्रधानमंत्री उसे मान्यता दे रहा है, कुछ क्षण ही थे पर मुझे प्रभावित कर गए। कहानियों में एक छोटे चमत्कारिक शिवलिंग की बात भी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसा कोई शिवलिंग है सिंधिया राज परिवार में? भावनात्मक कहानी है, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में सौरभ, मेरे 16 पूर्वजों के सिर काटे गए अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। वो शिवलिंग आपके पास है? परिवार में है। क्योंकि कहानियां ये भी चलती हैं कि उस शिवलिंग को लेकर आपकी दादी और पिता के बीच भी काफी समय तक वाचिक संघर्ष रहा। तकलीफ होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। एक तरफ पानीपत की तीसरी लड़ाई, महादजी सिंधिया का महान साम्राज्य, और दूसरी तरफ आपके 1857 के दौरान के पूर्वजों को याद करके बार बार एक तमगा दिया जाता है। क्या आपको राहुल गांधी ने ये प्रॉमिस किया था कि मध्य प्रदेश जीतेंगे तो आप सीएम बनेंगे? क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने को कहा गया था लेकिन आपने इससे नानुकुर की? नहीं बने तो फिर इलेक्शन कैंपेन कमेटी में इनको डाला गया। देखिए, उसके पहले आपने 8 मार्च को सोनिया गांधी जी से मिलने की कोशिश की। उसके बाद मैंने बोला मैं सब कुछ सहूंगा, पर मैं असम्मानित होना मैं नहीं सहूंगा। आपके चेहरे का रंग बदल गया था जब आप अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ थे आप जब उस दुखद घटना का समाचार सबके सामने आया? उन दिनों को मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करता। How was it working with मनमोहन सिंह? He was your prime minister, आप उनकी मंत्रिपरिषद में थे। मैं मानता हूं कि मुझे तो कोई कठिनाई, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उन 10 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रिब्रांडिंग हुई अटल बिहारी सरकार के दौर की, आपके लिए एक बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। कैमरा भी जब घूमता है, बाकी सब मेजें थपथपा रहे हैं उन 10 चीजों, क्योंकि यू वर अ मिनिस्टर बैक एट दैट टाइम एंड यू वर डूइंग थिंग्स। और आपने खुद कहा कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, बहुत सारी चीजें डिलीवर हो रही थी। ये रहता है कि अब मैं बीजेपी में हूँ तो मैं मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर क्या बोलूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब 370 हटाया गया था, मैं अकेला व्यक्ति था जो वर्किंग कमेटी के अंदर मैंने कहा कि ये देश के हित में। कांग्रेस में नीचे की आवाजें, कार्यकर्ता के लेवल की या असहमति की आवाजें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। वॉचडॉग्स बहुत थे, गेटकीपर्स बहुत थे आला कमान के। सत्य है। कौन थे ये लोग? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, तो भीतर एक कसक सी तो होती होगी कि ठीक है हार्डवर्क है, पर हार्वर्ड को क्यों आप किनारे कर रहे हैं? नहीं, दोनों चीज होने चाहिए। क्या कोई तहखाना है ग्वालियर के किले में? आपको कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर सूचित कर देना। ये आपके बारे में जो ये कहानियां चलती हैं कि बड़ा उनका श्रीमंत वाला रवैया है, हर कोई उनको महाराज की तरह डील करे, थोड़ा स्नॉबिश से हैं, थोड़ा सा, ये कहानियां क्यों चलती हैं आपके बारे में? अब आप ही बताओ। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 में गुना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? इच्छा है। और नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज है जमघट, जहां पर सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के इस एपिसोड के हमारे जो मेहमान हैं, उनका, उनके पिता का, उनकी दादी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, और पीछे चले जाएं तो लंबा शासकीय करियर रहा है उनकी कई पीढ़ियों का। दोस्त उन्हें अमेरिका वाले जे कहते हैं, हिंदुस्तान वाले ज्योतिरादित्य कहते हैं, और पार्टी के नेता उन्हें सिंधिया या सिंधिया जी कहते हैं। अनुयायी आज भी महाराज कहते हैं। उनके बारे में कई तरह की किंवदंतियां चलती हैं। उनके परिवार के बारे में भी आज भी गूगल किया जाता है कि क्या ग्वालियर के किले में कोई खजाना गड़ा है जिसका बीजक राज परिवार के वारिस के पास है। आज भी वो कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट होती हैं कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों। नाराजगी थी, राज्यसभा की वजह थी, दिग्गी राजा की कुछ रोड़े अटकाने वाली चीज़ें थी, या फिर जेपी नड्डा के घर में हुई एक शादी थी जहां पर मुलाकातें हुई और पुरानी रिश्तेदारियों ने पहल का काम किया। उनके मंत्री के तौर पर कार्यकाल को याद किया जाता है, चाहे वो यूपीए के दौरान इंडियन पोस्टल सर्विस का रिफॉर्म करना हो, नॉर्थ ग्रिड के फेल होने के बाद
एनर्जी के रिफॉर्म्स करने हो या फिर अभी हाल में उस कुर्सी पर बैठना हो जिस पर कभी उनके पिता बैठा करते थे सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर। जमघट में आज के मेहमान ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, देश के नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। और आपने तो पूरी पीएचडी और शोध करके पूरा 1 मिनट के अंदर ही पूरा मेरे जीवन का और परिवार का इतिहास बता दिया। एक तो इसकी वजह यह है कि मैं उरई जालौन का रहने वाला हूँ, बिल्कुल, जो कि ग्वालियर के करीब है। एक पारिवारिक रिश्ता है जी। मेरी आजी अम्मा के जन्म क्षेत्र से आप आते हो, राजमाता विजय राजे सिंधिया, और वो भिंड से सांसद भी नहीं है, बिल्कुल ही बगल की सीट। जी बिल्कुल। तो पहला सवाल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 में गुना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए सौरभ, मैंने सदैव कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, ये प्रश्न मुझे कहा गया था अभी समापन हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी, और मैंने सदैव कहा है कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसका पालन करना हमारा दायित्व है। कार्यकर्ता की अपनी इच्छा भी तो होती है। इच्छा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, इच्छा है। और केवल मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आशा है, अभिलाषा है, और वो है विकास की, वो है प्रगति की, और वो है जनसेवा का। यही एक मूल मंत्र सिंधिया परिवार का सदैव पीढ़ी भर पीढ़ी रहा है। और आप भी अच्छी तरह से शायद समझेंगे भी और वाकिफ भी होंगे, सिंधिया परिवार का लक्ष्य कभी भी राजनीति नहीं रहा है। जनसेवा लक्ष्य रहा है, विकास और प्रगति लक्ष्य रहा है, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। सीट गुना ही होगी या ग्वालियर भी हो सकती है? मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि जहां ये तो पार्टी तय करेगी। आपकी इच्छा क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ता की इच्छा क्या है? मेरी इच्छा का मेरे लिए हर एक क्षेत्र समान है। मुझे अब 20 साल हो गए, 22 साल हो गए जनसेवा में। और जब मैं उदाहरण आपको दे दूं, थोड़ा अतीत में आपको ले जाऊं। जब मेरे पूज्य पिताजी ने शुरुआत की सन 1971 में गुना से, 13 साल वे गुना के सांसद थे। तब भी उन्होंने ग्वालियर का विकास किया, भिंड का विकास किया, मुरैना का विकास किया, संपूर्ण अंचल का विकास किया, मंदसौर नीमच का विकास किया। 84 से 99 तक वे ग्वालियर के सांसद रहे। तब भी उन्होंने गुना का विकास किया, संपूर्ण क्षेत्र का विकास किया, और 99 से अंतः तक वे वापस गुना के सांसद रहे। और वही मेरी एक कार्यशैली रही है पिछले 22 वर्षों में। मैं गुना का सांसद 18 वर्ष जरूर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुरैना, भिंड, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, जहाँ भी मैं विकास कर पाऊँ वो मेरी कोशिश रही है। तो मैं पार्टी जो निर्णय ले, मैं जहाँ से भी लड़ूं, पर समूचे क्षेत्र का विकास करना मेरा दायित्व है। इतना विकास किया तो 2019 में हार क्यों गए? शायद कोई कमी रही। मंथन तो किया होगा, आपकी तो पूरी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के लेवल पे एनालिसिस की है। और शायद कमी रही, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 बार जब लोकसभा में जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, तो कोई कमी आपके द्वारा रह गई होगी, जिसके आधार पर 2019 में उस आशीर्वाद को आप प्राप्त नहीं कर पाए। और उसी कमी को ठीक करने के लिए मेरी कोशिश पिछले 4-4.5 वर्षों से रही है। जीवन में उतार और चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं सौरभ। महत्वपूर्ण ये है कि चढ़ाव में आपके सिर पे वो विचारधारा न जाए, और उतार में आप उस अनुभव से भी सीखें और अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश करें। जब 2019 में हमारे रिपोर्टर आपके गुना लोकसभा में घूम रहे थे, तब एक खबर वहाँ खूब चल रही थी। हालांकि हमने, जितने भी लोगों ने हमें ये खबर बताई, हमने कहा तस्दीक के लिए हमें कम से कम स्क्रीनशॉट दिखाइए। खबर ये कि आपकी पत्नी ने एक फेसबुक लाइव में इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि जो कभी महाराज के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए कतार में खड़े रहते थे, अब उनको सामने वाली पार्टी ने टिकट दिया है। और ये
कहीं दिखा नहीं स्क्रीनशॉट, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये लोगों के बीच खूब चर्चा थी और लोगों ने कहा कि ये एक इसने मोमेंटम बिल्ड किया। दूसरी वजह गिनाई गई कि आपको वेस्टर्न यूपी का कांग्रेस ने प्रभारी बना दिया। 2 महासचिव थे, एक प्रियंका गांधी वाड्रा और एक, उतना आप समय नहीं दे पाए या आपने ये सोचा ही नहीं कि आप गुना से भी हार सकते हैं? तो आपने जो पहला विषय उठाया वो सरासर झूठ है और सरासर गलत है। खेद की बात है कि झूठ फैलाई जाती है और उसे सत्य के रूप में प्रेषित किया जाता है। जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया, मैं नहीं मानता कि व्यक्ति की जिंदगी में अगर आपको जिम्मेदारी दी गई जी, तो उस जिम्मेदारी की आड़ में जी, आप एक्सक्यूज बनाओ कि इस जिम्मेदारी की वजह से आप समय नहीं दे पाए या आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और इसलिए आपकी कमी, आप रह गए। मैं पहला व्यक्ति हूं जो जिम्मेदारी अपने छाती पे लेता हूं और ये कहना कि आपको जिम्मेदारी दी गई इसलिए आप ध्यान नहीं दे पाए, ये मानता हूं अगर कोई ये कहता है तो सरासर एक्सक्यूज है। आपको मानना पड़ेगा कि आपकी कमी रही, उस कमी की वजह से आप जनता का आशीर्वाद नहीं जीत पाए और दोबारा जनता की अदालत में, जनता के चरणों में आपको जाकर उनका आशीर्वाद जीतना होगा। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जन आशीर्वाद और उसे जीतने के लिए आपको घर घर जाकर उनके आंखों में देखकर उनका विश्वास आपको ग्रहण करना होगा। मैं ये मानता हूं कि मेरे जिंदगी के सफर में मेरे लिए अगर जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है मेरे क्षेत्र की जनता के साथ मेरा लगाव और मेरा रिश्ता, और उसे सरासर उस पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आप इतनी प्रभावशाली हिंदी में बोल रहे थे, मुझे आपके स्कूल के टीचर याद आ गए। संस्कृत में मन नहीं लगता था आपका शुरू में? मैं आपको एक कहानी बताऊं। बताइए। मेरी स्कूलिंग पहले 14 वर्षों के लिए मुंबई में हुई थी, कैंपियन स्कूल, नर्सरी और फिर कैंपियन में। और उस समय मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया कि दोनों, मुझे और मेरे बहन को, दोनों को संस्कृत, 2 चीज़ें, मेरी माँ और मेरे पिताजी ने बहुत बचपन से हम दोनों में बिल्कुल रेखांकित कर दिया था और अंतरात्मा में स्थापित कर दिया था। पहली बात ये कि हिंदी के प्रति प्राथमिकता, और ये छोटी छोटी बातें हैं पर बचपन में बच्चे को प्रभावित कर लेती हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में या 4th स्टैंडर्ड में संस्कृत के एक ट्यूशन टीचर को मेरी बहन के लिए और मेरे लिए बुलाया गया। तो हफ्ते में 3-4 दिन हमारी संस्कृत की पाठ होती थी, उसमें श्लोक सभी चीज़ें सम्मिलित थी। ज़्यादा लंबा नहीं चला, मैं अपने आपको बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे क्लास वर्क और होमवर्क ही इतना बढ़ गया। 1 साल 1.5 साल हमने किया। पर दूसरी चीज़ मेरे साथ ज़िंदगी भर चली है। 6 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे मेरा पहला भगवान मुझे दिया, मेरा अपना छोटा गणपति जी। और आज भी 45 वर्ष हो गए, हाँ करीब 45 वर्ष हो गए, आज भी मेरे वही छोटे गणपति जी मेरे साथ सदैव चलते हैं। चाहे मैं विदेश में हूँ, चाहे मैं देश में प्रवास में हूँ, तो सुबह शुरू करता हूँ तो कुछ भी अन्न खाने के पहले स्नान करके, ज़्यादा लंबा पूजा नहीं, मेरा 10 मिनट का ध्यान मेरे गणपति जी के साथ। आपने गणपति का जिक्र किया, कहानियों में एक छोटे चमत्कारिक शिवलिंग की बात भी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा रहा है। ऐसा कोई शिवलिंग है सिंधिया राज परिवार में? सही है। और मैं कहूँ कि ये एक बहुत अंतरात्मा की एक भावनात्मक कहानी है। पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में सौरभ,
मेरे 16 पूर्वजों के सिर काटे गए और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, और बर्छे पर डालकर मराठा सेना के सामने परेड किया गया। उस युद्ध में पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव जी मारे गए, सदाशिव भाव मारे गए, पूरी मराठा सेना का कत्लेआम किया गया। अगर वो युद्ध मराठा सेना जीतती तो ना अहमद शाह अब्दाली देश में होता, ना मुगल देश में होते और ना ब्रिटिश देश में होते। मुगल तो पहले ही हो चुके थे, अंग्रेज नहीं होते। खैर वो अलग बात है। नहीं, मुगल भी उस समय देश में थे, पर उनका राज तब भी चल रहा था। सिमट गए थे, मराठा परचम के नीचे काम कर रहे थे। वो हुआ, मैं आपको करेक्ट करूंगा, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो मैं पूरी कहानी बता दूं आपको। तो उस लड़ाई में केवल एक सिंधिया परिवार के पूर्वज बचे, उनका नाम था महाजी शिंदे। वो भी लहूलुहान, उनका पैर कट गया था रणभूमि में, और वो रणभूमि में गिरे हुए पड़े हुए थे। और कहानी ये है कि उनकी, हमारी मराठी पगड़ी होती है जो हम लोग पहनते हैं, तो उनके पगड़ी में हमारा शिवलिंग था, और इसलिए केवल वे बचे थे। 10 साल के अंदर महाजी महाराज ने 1761 के बाद 10 फरवरी 1771 अपने जेवर, अपने पत्नी के जेवर, अपनी माँ के जेवर सब बेच के दोबारा मराठा सेना खड़ा करके पहले हिंदू शासक जिन्होंने लाल किले पर नाग निशानी भगवा ध्वज को फहराया, 10 फरवरी 1771 पहले बार लाल किले पर भगवा झंडा फहराया गया। और उनके कार्यकाल में, उनके शासन में मराठा साम्राज्य, जो शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज का, अटक मतलब लाहौर और काबुल के पास से कटक उड़ीसा, और गुजरात से भारूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक, ये मराठा साम्राज्य उनके शासनकाल में बन चुका था। तो कहानी जो आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है, पर अब वो अतीत का एक भाग है। अब वो शिवलिंग आपके पास है? परिवार में है। क्योंकि कहानियां ये भी चलती हैं कि उस शिवलिंग को लेकर आपकी दादी और पिता के बीच भी काफी समय तक वाचिक संघर्ष रहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार में है। ठीक है। तकलीफ होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, एक तरफ पानीपत की तीसरी लड़ाई, महादजी सिंधिया का महान साम्राज्य, और दूसरी तरफ आपके 1857 के दौरान के पूर्वजों को याद करके बार बार एक तमगा दिया जाता है। जब आप जिस पार्टी में होते हैं, विपक्षी पार्टी वो टर्म इस्तेमाल करती है। जब आप कांग्रेस में थे तब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी बार बार 1857 को याद करती थी। अब आप भाजपा में हैं तो जयराम रमेश समेत तमाम कांग्रेसी नेता 24 कैरेट गद्दार, ये गद्दार वो गद्दार। और इन सब के बीच जब आप रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर बनती है। आपके जहन में क्या रहता है जब ये बार बार तुलनाएं आती हैं, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं हो, इतिहास की समीक्षा न की हो, और कथित कहानियों के आधार पर, झूठी कहानियों के आधार पर झूठ प्रेषित किया जाता है, और उससे सत्य मानकर जब उनके एडवांटेज या उनके ज़रूरत की ये तथ्य पड़ जाती हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरी आजी अम्मा ने अपना पूरा जीवन पहले कांग्रेस से शुरू किया और फिर भारतीय जनता पार्टी को तन मन के साथ खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आपने धन छोड़ दिया? इन चीज़ों में मैं नहीं लगता, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ज़िंदगी में सौरभ। धन कहीं से भी आ जाता है। पर जनसंघ को उन दिनों संसाधनों की कमी थी। मुझे मालूम है, सत्य है, पर इसलिए मैंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मेरे लिए ज़िंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है।
भावना महत्वपूर्ण है, लगन महत्वपूर्ण है। जिस सोच और विचारधारा के साथ आप लक्ष्य की तरफ आप अपना पूर्ण समर्पण देते हो, वो महत्वपूर्ण है। धन को खरीदा जा सकता है, इसे नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, मेरी आजी अम्मा ने वो भी दिया, पर मैं मानता हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था जो उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके पूरे जीवन काल में किसी पार्टी ने ये विषय को नहीं उठाया। मेरे पूज्य पिताजी ने जनसंघ से अपना करियर को शुरू किया, कांग्रेस में आए। आप ठीक कह रहे हैं, जब उधर थे तब कुछ और कहा जाता था, जब इधर थे कुछ और कहा जाता था। आज मुझे आश्चर्य है कि जब मैं उधर था तब ये जयराम रमेश जी और सब तो चुप थे। मेरे पूज्य पिताजी और मेरे बारे में क्या क्या कहते थे, वाहवाही करते थे। अब क्योंकि मैं इधर आ गया हूं तो मैं टारगेट बन गया हूं। जो लोग ने इतिहास न पढ़ा हो, सिंधिया परिवार ने शुरुआत से 500 वर्षों जो सिंधिया परिवार का रहा है, एक एक पीढ़ी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जंकोजी राव महाराज मेरे पूर्वज, उसी पानीपत की लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली ने उनको कैद कर दिया। उनको कहा कि मेरे सेना में आओ। उन्होंने कहा मैं मराठा हूं, मैं मर जाऊंगा पर नहीं आऊंगा। आग में लोहे को डालकर उनके आंखों के अंदर डाला गया, उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। और जो समय की बात करते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि झांसी की रानी कौन थी? नेवरकर परिवार की थी, मराठा थी। हम मराठा हैं। मराठा एक दूसरे के लिए जान दे देता है। और झांसी की रानी की मदद जयाजीराव महाराज ने अंतः तक की थी। ब्रिटिश ने कहा था सेना का इस्तेमाल करने के लिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उनको जेल में डाला गया था जयाजीराव महाराज को। पूरी ग्वालियर का लश्कर और ग्वालियर पूरा ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। अंतः तक उन्होंने किया। वडगांव के लड़ाई तक मराठाओं ने अंग्रेज को शिकस्त दी है। लॉर्ड वेल्सली ने स्वयं लिखा है अपने इतिहास में कि अगर आपने, अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, द बिगेस्ट थॉर्न इन द साइड ऑफ द ब्रिटिश इज द सिंधिया। इफ यू रिमूव हिम, योर पाथ टू द हिंद विल बी क्लियर। ये उनके हिस्टोरियंस ने लिखा है। पर जो लोग इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, जो लोगों के लेंस ही झूठ से भरे हुए हैं, वो ये जरूर कहेंगे इधर आए तो उल्टी पलटा मार दी, उधर गए तो और दूसरी पलटी मार दी। मेरे पिताजी तो कांग्रेस के उपनेता थे, तब क्यों नहीं प्रश्न किया उनसे? मैं कांग्रेस का मंत्री था, तब मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया? और रही बात अंतः में, दूध का दूध और पानी का पानी, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना जवाब दे दिया है। 2020 में, 2021 में उपचुनाव में और 2023 में। आपके रिस्पांस के दौरान बात आई जब उधर था इधर था, आई विल कम टू दैट। जब आपके पिता ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया, तब वो 1971 में जब पहली बार चुनाव लड़े तो जनसंघ का उनको समर्थन था। कभी आपकी वाइल ग्रोइंग अप पिता से इस बारे में बात हुई कि क्या सर्कमस्टेंस थे कि दादी जनसंघ की पॉलिटिक्स कर रही थी और बाद में भाजपा की, और आप कांग्रेस में चले गए? क्योंकि इसको लेकर भी कई कहानियां कही जाती हैं। इमरजेंसी के दौरान वो नेपाल में थे, किस तरह के प्रेशर थे, कोई बातचीत हुई? देखिए, जहां तक पारिवारिक मामला है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरा परिवार मेरा निजी मामला है। मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी मेरे दिल में रहते। कांग्रेस में क्यों गए जनसंघ छोड़ के? कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने बात की है। उनकी स्वतः विचारधारा थी और व्यक्ति को स्वतः निर्णय करने का एक अधिकार होता है कि वह कहाँ रहे, वो कौन सा रास्ता अपनाए। पर चाहे वो जनसंघ में थे या कांग्रेस में थे, चाहे मेरी दादी आजी अम्मा
पहले कांग्रेस में थी, फिर जनसंघ में आई जो बीजेपी बन गई। दोनों का लक्ष्य एक ही था और वो था विकास और प्रगति। ओके, क्योंकि आपके पिता का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आज की तारीख में वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा होती है। 80 के दशक में होती थी शताब्दी की। तो पिता आपके पॉलिटिक्स में, चूंकि उनका जब एक दुर्घटना में निधन हुआ उसके बाद आप आए, पर उसके पहले बात होती थी पिता पुत्र में राजनीति को लेकर कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं? पिता पुत्र में बात नहीं। उन्होंने एक चीज की सौरभ, जो एक बहुत शायद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक्सपोजर देने की बात थी, पर कभी कभी जब वे ये विदेशी दौरे पे जाते थे तो मेरा टिकट और मेरा होटल का पैसा देके मुझे साथ में ले जाते थे। तो उदाहरण के तौर पर जब आपने शताब्दी की बात की, तब मैं उनके साथ जापान गया था और जब उन्होंने सर्वेक्षण किया बुलेट ट्रेन का, शिंकानसेन का, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट जाती है और लोगों का सफ़र, जो लंबा सफ़र है, कम समय में तय करती है क्योंकि स्टॉपेज रास्ते में बहुत कम होते हैं। उस आइडिया को, शताब्दी की आइडिया, वो जापान से लेके आए थे। तो ये हमारी देसी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन थी शताब्दी, जिसका ये आइडिया था कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोगों को करना होगा। तो उदाहरण के तौर पे दिल्ली से ट्रेन शुरू होती थी, आगरा में एक स्टॉपेज, ग्वालियर में एक स्टॉपेज और भोपाल। तो इस पूरे स्ट्रेच में केवल झांसी 2 या 3 स्टॉपेजेस होते थे, जो करीब करीब 800-900 किलोमीटर का है। फिर वे फ्रांस गए और उसी दौरे में मैं उनके साथ था। तो फ्रांस का हाई स्पीड ट्रेन होता है जिसका नाम होता है TGV। तो TGV में उन्होंने देखा कि कैसे कैसरोल मील दिया जाता है, मतलब वो सिल्वर फॉइल में डब्बा बना के। उस ज़माने में हमारे ट्रेन्स में हम लोग तब भी वो मेटल के प्लेट में और डब्बे से खाना परोसते थे, लंच और डिनर। तो जो शताब्दी में हम लोगों को कैसरोल मील मिलती है अब, फॉइल के डब्बा, वो आइडिया उन्होंने TGV से लिया, फ्रांस से, और दोनों को मिलाकर शताब्दी ट्रेन का जन्म देश में हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जैसे प्लेन में वो ट्रॉली होती है ना सर्विस के लिए, जो छोटी बहुत सीमित कॉरिडोर में भी चल जाए, वो एली में चलती है दोनों सीट्स के प्लेन के बीच में। तो उन्होंने IIT को बोला कि आप मेरे लिए एक ट्रॉली डिज़ाइन करो जो ट्रेन की बोगी में जा पाए और वहाँ अंत में जाके घूम पाए और वापस इधर आ पाए। तो जो आप शताब्दी में जो हम लोगों का ट्रॉली जो चलती है, वो ट्रॉली की आइडिया IIT से उन्होंने ली थी। तो इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके शताब्दी का जन्म यहाँ हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी में भी उनकी बहुत रुचि होती थी, और रेलवे कंप्यूटरीकरण, रिजर्वेशन का, जो उस समय में एक क्रांति थी, क्योंकि उसके पहले सब मैन्युअल बुकिंग होता था। तो कंप्यूटरीकरण की क्रियान्वयन उनके द्वारा रेलवे में उस तरीके से किया गया था। तो मैंने उनकी कार्यप्रणाली मंत्रालय में मैंने बहुत करीबी से देखी, और किस तरीके से वे सोचते थे और उनकी क्या आइडियाज़ होती थी। एक दर्शक के रूप में मुझे एक सौभाग्य मिला उनकी वर्किंग स्टाइल को देखने के लिए। आपके चेहरे का रंग बदल गया था जब आप अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। अभी भी मेरे दिल में रहते हैं रोज। कहाँ थे आप जब उस दुखद घटना का समाचार सबके सामने आया? मैं बॉम्बे में था, जा रहे थे। मैं मुंबई में था। मैं बिजनेस स्कूल में था, स्टैनफोर्ड में,
और 99 में मैंने प्रवेश किया। 2001 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। मई के मध्य में मेरी माँ और मेरे पूज्य पिताजी दोनों आए थे मेरे ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद वे वापस आ गए। मैं वहाँ रहा क्योंकि मैं रास्ते पे था एक आईटी हाई वैल्यू सर्विसिंग कंपनी की शुरुआत करने के लिए। तो मैं वापस भारत में आया था करीब अगस्त के मध्य में। मैं अपने भविष्य के पार्टनर के साथ इस कंपनी में हम लोग मुंबई गए थे और फिर बैंगलोर भी गए थे हम लोग ऑफिस स्पेस देखने के लिए और सब कुछ। तो मैं मुंबई में था और रविवार का दिन था। हम लोग कुछ दोस्तों के साथ भोजन के लिए कहीं बाहर गए थे। मैं घर वापस आया तब मुझे सूचना मिली और उसके बाद तो उन दिनों को मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। वर्ल्ड हैज fallen flat. पूरी दुनिया बदल गई। उसके पहले आपका पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं था? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ वाज लाइफ इन हार्वर्ड? बीए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम? बहुत ही प्रतिस्पर्धा का वातावरण था वहाँ। मैंने आपके पापा चाहते थे आप कहीं और पढ़ें, ऑक्सफोर्ड? वो तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं। जब मुझे एडमिशन की चिट्ठी आई तब वो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनकी विचारधारा सदैव थी कि दो चीज, एक बहुत दूर है देश, दूसरा उनके कंफर्ट जोन से अलग था। तो पर वो ना कह पाए। एक बार जब एडमिशन आ गया इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण। पहली बार मैंने अपने जिंदगी में दो चीज अनुभव किए। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। मैंने अपना पहला कोर्स लिया था इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो हम लोगों को कहा गया था कि जरा विश्लेषण करके आना और पेपर लिखना कॉन्गो क्राइसिस पे। ओके। डैग हैमरस्कर्ड उस समय संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल थे कॉन्गो क्राइसिस के समय में। तो उनका रोल क्या रहा और कैसा रहा। तो मैं शोध करने लाइब्रेरी गया। This is 91-92? 91-92 तो 1990। ओके। तो जो हम लोग यहाँ करते हैं क्लास 11-12 में, टेक्स्ट बुक खोलो। अब ये 25-30 साल पहले की बात है, तो अध्ययन का सिस्टम भी अलग था। तो मैंने लाइब्रेरी में 3-4 किताबें खोली और मैंने कहा हाँ ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है यहाँ से, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है यहाँ से, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है यहाँ से। मैंने तीनों किताबों का संगम कर दिया और मैंने अपना बहुत अच्छा पेपर बना दिया। तो अगले हफ्ते सौरभ जी हमारे प्रोफेसर थे, जैसे आज हमारे प्रोफेसर हैं। तो हमने जाके सौरभ जी को अपनी पेपर दे दी। तो 3 दिन बाद जब हमारा क्लास था, क्लास समाप्त होने के बाद सौरभ जी ने कहा कि जे तुम जरा, मुझे जे कहा जाता था वहाँ, नाम इतना लंबा, पहला अक्षर ही ले लो इसका, तो जरा क्लास के बाद थोड़ा रह जाना, तुमसे बात करना है। तो मैंने नॉर्मली अज्यूम किया, तो हो गई बात, मतलब A+ नो प्रॉब्लम, मतलब पीठ थपथपाया जाएगा। तो मैं तो बड़ा छाती फुला के पूरे क्लास के टाइम में बैठा रहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि प्रोफेसर सौरभ से हम कब मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले। क्लास खत्म हुई तो सौरभ जी के पास हम गए। तो सौरभ जी ने बोला कि देखो मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा है
पहले तो तुमने हाथ से लिखा है। उस समय में हम लोगों के पास कंप्यूटर नहीं थे देश में, तो कंप्यूटर सीखना पड़ा। मेरा पहला पेपर, पहला हफ्ता हार्वर्ड, मैंने कहा सर मेरा वो अभी कंप्यूटर में सीख रहा हूँ। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा नेक्स्ट टाइम टाइप करके दे देना कंप्यूटर में। ठीक है सर। कैसा लगा सौरभ जी? अच्छा, जो 3 किताबों का रेफरेंस तुमने लिया है वो तीनों किताबें मैंने पढ़ी हैं, और उसमें से एक किताब मैंने लिखी है। तो मुझे रुचि नहीं है तुमसे मालूम करने के लिए कि उस किताब में क्या है। मुझे चाहिए कि तुम्हारा क्या क्रिटिक है जो तुमने पढ़ा है उस किताबों से, ओरिजिनल थिंकिंग। तो तुम्हारा थिंकिंग क्या है, सही है गलत है, जो भी तुम्हारा थिंकिंग। अब मैं विडंबना में पड़ गया। हम लोगों को तो स्कूल में और बोर्ड एग्जाम में अगर जितना क्लोजली आपने जो टेक्स्ट में लिखा है, किया है वही लिखा आपने, आपको ज्यादा अंक मिलते थे। अब यहाँ तो कहा जा रहा है भैया एक लाइन भी नहीं लेने का है वहां से, तुमको अपने आप सोचना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर, एज अपोज टू व्हाट टू थिंक, ये इस पर एम्फेसिस दिया जाता है कि हाउ टू थिंक। ये बड़ा मतलब पहले 1-2 महीने में थोड़ा दिमाग को रिट्यून करना पड़ा, रीबैलेंस करना पड़ा। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण बात हुई कि नॉर्मली 90-95% मार्क्स अगर आपको आ जाएं तो आप बड़े खुश हो जाते हो। मुझे तो बड़ा शौक लगा मेरे पहले सेमेस्टर में। मुझे मालूम नहीं मैंने क्या गलत कर दी कि मार्क्स मेरे इतने अच्छे नहीं आए। तो मैंने जाके अपने प्रोफेसर से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा तुमको नहीं मालूम? नहीं। बोला यहाँ अमेरिका में हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग स्टूडेंट्स को एक कर्व पे ग्रेड करते हैं। मतलब कि अगर आपका एवरेज मार्क अगर 90% है तो आपको C मिलेगा, और अगर जो टॉप मार्क आया है 99% है उसको A+ मिलेगा। तो अगर आप 95 पे भी हो तो आपको B मिलेगा। मैं तो आंख फाड़ के मुझे तो समझ में नहीं आया ये भाई कि 95 पे और 90 पे मुझे C मिल रहा है और 95 पे मुझे B मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मतलब जो कंपैरेटिव स्पिरिट डालते हैं कि उस कर्व पे आपको टॉप पे आने का है तब आपको ये मिलेगा। तो जो मैंने आपको समझा रहा था कि एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण, टॉप क्वालिटी आउटपुट आपका होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब पॉलिटिशियंस का CV देखते हैं, एंड वी लुक्ड एट योर CV, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड एंड देन स्टैनफोर्ड, तो वो बहुत ही कमाल का दिखता है। मैं मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि और मैं मानता हूं कि मेहनत, मशक्कत, लगन ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, पर उस दाल में तड़का थोड़ा कुछ लक का भी एक पार्ट होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा सौभाग्य, मानता हूं कि दोनों अच्छे संस्थानों में मुझे पढ़ाई करने का एक मौका मिला। बात बताइए, फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क, तो भीतर एक कसक सी तो होती होगी कि ठीक है हार्ड वर्क है, पर हार्वर्ड को क्यों आप किनारे कर रहे हैं? नहीं, दोनों चीज होने चाहिए। हार्ड वर्क भी होना चाहिए और एक्सपोजर भी होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। केवल डिग्री हासिल करना काफी नहीं है। और मैं आपको उदाहरण दूं, एक और उदाहरण आपको दूं। अमेरिका में, विदेश में गर्मी की छुट्टियां बहुत लंबी होती हैं, 2.5, 3.5 महीने की होती हैं ऑलमोस्ट। ठंडी की छुट्टियां बहुत कम होती हैं, 12-14 दिन की होती हैं। अब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैविएट रख रहा हूं। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। भारत में 30 साल पहले वातावरण होता था कि छुट्टियां हैं तो सौरभ मेरे दोस्त हैं, हम लोग मौज करने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, खेलेंगे,
परिवार के साथ बैठेंगे। पहली बार जब मेरी छुट्टी हुई थी, मैं घर आ गया था। मैं वापस गया और मैं 4 साल में डॉर्मेट्री में रहा, कॉलेज में। ऑफ कैंपस नहीं रहा मैं। तो जैसे बोर्डिंग स्कूल में डॉर्मेट्री में रहा था, वहाँ भी मैं डॉर्मेट्री में रहा। तो उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू हुई? नहीं, कई बच्चे फ्लैट लेके ऑफ कैंपस भी रह जाते हैं। साधारण है, अब नॉर्मल नहीं है। पर मैं डॉर्मेट्री में ही रहा। तो आपका डाइनिंग हॉल कॉमन होता है, तो 200-300 बच्चे साथ में खाना खा रहे हैं, तो ट्रे लेके आप अपना खाना लेते हो। तो एक दिन हम लोग खाने पे बैठ गए थे, तो सब लोगों की चर्चा हुई। तो सौरभ ने बोला कि मैं इस लीगल फर्म में मैंने 2 महीने नौकरी की, और फिर वाट साहब जो हैं, जो मराठी बोलने की कोशिश करते हैं, निखिल वाट, तो उन्होंने कहा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट बैंक में मैंने काम किया। तो हम लोग 8-10 लोग टेबल पे थे, खाना खा रहे थे। तो एक एक करके फाइनली चक्कर मेरे पास आया। तो बोला, आपने क्या किया? तो मैंने कहा, मैं घर गया, स्पोर्ट्स खेला, परिवार के साथ समय बिताया। उस समय इस समूह के बीच में मैंने अपने आप को इतना छोटा पाया कि तुमने अपने पूरे 3 महीने वेस्ट किए। सभी ने एक सेकंड नहीं वेस्ट किया, अनुभव लिया है, और तुमने शून्य किया। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा अगले गर्मी की छुट्टी में, और उसके बाद भी। तो एक समर मैंने संयुक्त राष्ट्र में मुझे मौका मिला इंटर्न के रूप में, और बहुत ही एक अनुभवी और एक बहुत ही ऐतिहासिक समय में इराक और यूएस का वॉर चल रहा था, गल्फ वॉर, 92। तो इंटर्न के रूप में आपको पास मिल जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए। तो मैंने करीब 30 फुट दूर से मैंने तारिक अजीज और जेम्स बेकर को निगोशिएशन करते हुए देखा, यूनाइटेड नेशंस में उस समय में। और एक न्यूज़पेपर के लिए एडिटर के रूप में मैं काम कर रहा था यूनाइटेड नेशंस का। उनके पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबी को मिटाने का कार्यक्रम अफ्रीका में, उनकी तहकीकात में कर रहा था 3-4 प्रोग्राम्स। तो एक मतलब आँख खोलने का अनुभव वहाँ हुआ। Just to be in that room gives you that. और ये पॉवर्टी प्रोग्राम्स का भी पूरा विश्लेषण करना, समझना कि क्या पैरामीटर्स होती हैं, क्या आप 20-21 साल के हो, पर अनुभव उस समय में बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर नेक्स्ट समर मैंने लॉस एंजलिस में मेरिल लिंच में काम किया, इक्विटी साइड पे, रिटेल साइड पे। तो उन अनुभवों से भी आपके ज़िंदगी में कुछ न कुछ आपके तश्कर में तीर नए आ जाते हैं, जो भगवान जाने कब ज़िंदगी में आप उस अनुभव को इस्तेमाल करोगे। और उसके बाद फिर मैं 5-6 साल तो मैं बैंकिंग में मेरी नौकरी रही, जिसके बाद मैं बिजनेस स्कूल चला गया। तो तरकश के ये तीर आपके खूब काम आए जब आप UPA 1 में राज्य मंत्री बने। The training, the discipline as a professional. मैं 1 मिनट 1 सेकंड सोच रहा था, आप जो आपने प्रश्न किया उत्तर देने के पहले, क्योंकि केवल ये 2 नहीं, मालूम नहीं, मेरे जिंदगी में बचपन से ये मेरी कोशिश रही है कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए। जब मैं 11वीं क्लास की गर्मी की छुट्टी में मैं DCM के कॉटन मिल्स में, जो मोदी नगर के पास है जी, मैंने वहाँ 1.5 महीने नौकरी की, अनपेड, पर अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पर सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव जो मुझे काम आया वो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अनुभव काम आया, जो 6 साल मैंने बैंकर के रूप में अनुभव किया कि कैसे
एक कंपनी की ज़रूरत को एनालाइज करके, मालूम करके, उन्हें एक प्रोडक्ट बनाकर कैपिटल रेजिंग करके उन्हें अपने सफ़र पर हम लोग आगे और सशक्त कर पाए। और वही कॉन्सेप्ट मैंने पहले 4 साल 2002 से 2007 तक मंत्री बनने के पहले अपने संसदीय क्षेत्र में अपनाया, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और वही जब मैं मंत्री बना, जब दूरसंचार मंत्री बना, पोस्टल डिपार्टमेंट में मैंने 2007 में जब पोस्टल डिपार्टमेंट में मैंने प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत की, जो इंडिया पोस्ट की संपूर्ण जो मैनेजमेंट प्रणाली में कहते हैं BPR एक्सरसाइज, बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज, पूरे इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट के, और उनकी पूरी ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी पूरा बदल के वो इंडिया प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत की, जहां नया सिंबल भी हुआ, कंप्यूटरीकरण भी हुआ पोस्टल डिपार्टमेंट। करेक्ट। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मदद की, बहुत मनोबल हमारा बढ़ाया। पूरा ब्रांडिंग मैंने उनके साथ किया और पूरी स्ट्रैटेजी मैंने मैकिन्जी के साथ की, और मैकिन्जी और पीयूष जी के साथ मिलकर एक पूरा नया इंडिया पोस्ट डेवलप करने की कोशिश हम लोग ने की। हम लोग लिए वो बहुत फ्रेश एयर की तरह। हाउ वाज इट वर्किंग विद मनमोहन सिंह? ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर, आप उनकी मंत्री परिषद में थे, जब आप इस तरह के प्रपोजल लेकर जाते थे उनके पास। मैं मानता हूं कि ज़्यादा करके डिपार्टमेंट्स, 2 तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट जहां डिपार्टमेंट आपको ड्राइव करेगा, और दूसरा डिपार्टमेंट जहां आप डिपार्टमेंट को ड्राइव करोगे, और वो आपके ऊपर निर्भर होता है। आपकी विजन, आपकी विचारधारा, आपकी वर्क कल्चर, आपकी वर्क एथिक, आपका आउटपुट ड्रिवन सिस्टम। और अगर आपकी कुछ कर दिखाने की विचारधारा है, कुछ नया कर दिखाने की, या जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके मुसीबतों को दूर करने की एक संकल्प है, तो फिर सब कुछ संभव है। और मैं मानता हूं कि हमारे संस्थात्मक ढांचे में भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपार क्षमता है और अपार मेहनत करने की एक की परिकाष्ठा, अगर मैं कहूँ, वो क्षमता हमारे सिस्टम के अंदर है। पर मंत्री होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि उसे हम लोग डायरेक्शन दे पाए। मैं शायद अपना सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ काम करने के आपके तजुर्बे कैसे थे बतौर मंत्री? मैं अगर ये कहूँ कि आप अपने मंत्रालय के अंदर अगर कुछ नया करना चाहते हो, तो स्वतंत्रता सरकार के अंदर होती है आपको वो प्रयोग करने के लिए। मनमोहन सिंह जी के साथ मेरा 6-7 साल का अनुभव रहा उनके मंत्रिमंडल में। निर्णय होते थे, कुछ निर्णय हो नहीं पाते थे, और अलग अलग तरीके की विसंगतियां कभी कभी होती हैं। किस तरह की? फाइनेंशियल हो, दूसरी विसंगतियां हो। थोड़ा खुलकर बताइए, हम लोगों को पता तो चले देश चलता कैसे है। मुझे तो कोई कठिनाई, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होती थी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बड़े फिक्स थे। चाहे वो प्रोजेक्ट एरो हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत मैंने प्रणब मुखर्जी साहब के साथ कार्य किया जब वे वित्त मंत्री थे। ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता है आपके सहभागियों के साथ, आपके सीनियर मंत्रियों के साथ। जब कोई बड़ी प्रोजेक्ट होती है तभी प्रधानमंत्री का एक निर्णय उस विषय पे होता है। पर जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिडक्शन करने में मैंने प्रणब दा के साथ मेरा एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा।
और उन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि करीब 8 सेक्टर्स पे हम लोग ने करीब $2 बिलियन का कॉस्ट रिडक्शन किया था ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जरिए, जहां परमिशंस लेनी पड़ती थी, जहां फीस पे करनी पड़ती थी। और उन्होंने अपने पूरे मंत्रालय के साथ जो संभव है मेरे साथ करवाया, जो असंभव है वो हम लोग ने, उन्होंने मुझे समझाकर भी, फिर हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हमने समझाया। पर उदाहरण के तौर पे मैं आप कहूँ कि ई ट्रेड, जो ट्रेड के लिए एक पोर्टल हम लोग ने शुरुआत की थी, जो शिपिंग, पोर्ट, रेल, एविएशन, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, एक सीमलेस उसका अनुभव हो चारों के थ्रू। और हम लोग ने कोशिश की थी कि एक SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हम लोग हर एक जगह पे स्थापित करें, जहां अगर मैं अफसर हूं तो एक टाइम लिमिट सेट किया जाए आपके निवेदन को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए, चीजें अटकी ना रहे। तो कई चीज़ों में बहुत सफलता भी प्राप्त हुई। हर चीज़ संभव नहीं होता है, पर एक बहुत अच्छा अनुभव मेरा तीनों मंत्रालय में। And you were able to deliver. हाँ, टेलीकॉम में भी, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी, और जो आपने कहा पावर में तो मैं तो Oh, we'll come to that. What happened in 30th of July 2012 and then next day, unprecedented. और वो मैं आपको बताऊंगा। पर एक बात बताइए, मैं पूछ ही लेता हूँ, है ना, आपने इतनी तत्परता से बताया, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टेक्निकल डिटेल्स एंड द वर्क यू हैव डन, तो आप जैसे बहुत, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ तो मुझे वैसे जवाब मिलते हैं जो मंच वाले जवाब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, कि अब मुझे कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी, हो गया। लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट के काम की बात करता हूँ, देन यू आर इनटू डिटेल्स एंड यू हैव अ डिफरेंट शेड ऑन योर फेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उन 10 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रीब्रांडिंग हुई अटल बिहारी सरकार के दौर की, जब एक वाइट पेपर लाया जाता है तो आपके लिए एक बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। कैमरा भी जब घूमता है, बाकी सब मेजें थपथपा रहे हैं उन 10 चीज़ों, क्योंकि यू आर अ मिनिस्टर बैक एट दैट टाइम एंड यू आर डूइंग थिंग्स। और आपने खुद कहा कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो रही थी। ये एक रहता है कि अब मैं बीजेपी में हूँ तो मैं मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर क्या बोलूँ, सोनिया गांधी के गाइडेंस पर क्या बोलूं, प्रणब मुखर्जी तो ठीक है क्योंकि बाद में वो केशव भवन भी नागपुर भी चले गए। मैं आपको बताऊं, मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये असलियत है। और कांग्रेस में रहते हुए भी इस पर मैंने कई बार ये विषय उठाया था। हम तो अंदर थे तो हमको मालूम था, आप बाहर थे पर आपको भी मालूम था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार का आलम उस समय में हुआ था। जो वर्ड कॉइन हुआ था, क्रोनी कैपिटलिज्म, वो भरपूर था। यूपीए 1, यूपीए 2 बोथ। यूपीए 1 में भी, पर ज्यादा यूपीए 2 में, पर यूपीए 1 में भी। और इनको पॉलिटिकली संरक्षण कौन दे रहा था? अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर सब लोग दे रहे थे। When you say सब लोग, you mean सोनिया गांधी, राहुल गांधी? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं जब कह रहा हूं आपको, सब लोग दे रहे थे। मनमोहन सिंह सब लोग दे रहे थे, सब लोग दे रहे थे। क्रोनी कैपिटलिज्म पूरी तरह से चल रही थी, फेवर किए जा रहे थे 100%, 100%। और ये खेत की बात भी है, क्योंकि चाहे जिसी भी सरकार में हो, क्योंकि जब आप को ये विश्वास जनता के द्वारा दिया गया है, कभी कभी ये डेस्परेशन भी होती है कि सरकार ही चलनी है। तो उस डेस्परेशन में सौरभ मेरे साथी हैं, तो वो कहते हैं ना, टर्नर नेल्सन आए, तो हाँ बस आप जो भी आपको करना है करते रहो, पर ये उचित नहीं है। Then people will ask कि तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैंने अंदर जरूर कहा। किसी कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा हुआ? कैबिनेट की मीटिंग में नहीं, पर मैंने अंदर जरूर कहा।
मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूं जो चुप रहूं, क्योंकि आपने देख लिया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब 370 हटाया गया था, मैं अकेला व्यक्ति था जो वर्किंग कमेटी के अंदर मैंने कहा कि ये देश के हित में, वर्किंग कमेटी के अंदर, और मैं अकेला था और मैं जान रहा था मैं अकेला, पर मैं मराठा हूं, जो दिल में है मैं कह देता हूं। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप मुझसे असहमत हो, पर इसका मतलब नहीं कि आप मेरा गला घोट लो। आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप असहमत हो, आप निर्णय ले लो जो आपको लेना है, पर मेरी सोच की स्वतंत्रता और विचारधारा को आप नहीं दबा सकते। कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नीचे की आवाज़ें, कार्यकर्ता के लेवल की या असहमति की आवाज़ें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। वॉचडॉग्स बहुत थे, गेटकीपर्स बहुत थे आला कमान के। सत्य है। कौन थे ये लोग? मैं अपने अतीत में नहीं लगना चाहता सौरभ। मैं बार बार मैं कहता हूं कि अब कांग्रेस मेरी अतीत है, मैं अपने वर्तमान और अपने भविष्य की बात करता हूं। मैं जो हो गया सो हो गया, उसमें मैं ज़्यादा अपना समय, भगवान ने आपको और मुझे बड़ा इस पृथ्वी पर सीमित समय दिया है जी। उस सीमित समय का हम लोग सदुपयोग करें, सकारात्मक कार्य करें, सकारात्मक सोच रखें। अब जो बात मेरी अतीत हो गई उसको हम छोड़ें, पर मैंने आपको बहुत सारा विश्लेषण दे दिया 1-2 सेंटेंसेस में ही। जो कहा जाता है ना कि दिल्ली बहुत दूर है, वही स्थिति कांग्रेस में हो गई है और हो गई थी कि पार्टी पूरी तरह से जनता से कट गई थी, और जनता से केवल नहीं, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से कट गई थी। और वही कारण है कि आज कांग्रेस की यह स्थिति है। पर आपके आलोचक कहते हैं ज्योतिरादित्य जी की कार्यकर्ताओं से कटी हो, सांसदों विधायकों से। ज्योतिरादित्य तो उन लोगों में थे जिनकी डायरेक्ट एक्सेस थी राहुल गांधी और उनकी पूरी फैमिली के लिए, जो साथ में बैठते थे, फर्स्ट नेम पर एक दूसरे को बुलाते थे। तो और कोई शिकायत करे तो करे एक्सेस का, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी नहीं करनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है। विषय है एक्सेस की नहीं, विषय है कि जो आवाज है जमीन की, जो विषय है जमीन की, नेतृत्व की क्षमता किस आधार पर देखी जाती है सौरभ? आज प्रधानमंत्री जी विश्व स्तर के नेता क्यों बन चुके हैं? क्योंकि उनकी क्षमता है ये विचारधारा और ये आशा, अभिलाषा और सपने जनता का समझने का और उनके सपनों पर खड़े उतरने का और क्रियान्वयन करने का। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? और ये हमने पेडागॉजी में सीखी, पर प्रधानमंत्री जी के साथ मैं वास्तविकता में देख रहा हूं। किसी के सपने को लेना, उस सपने को अपना संकल्प बनाना और उसे अपने संकल्प को बनाकर जब तक आप उस सपने को जो आपने अपना संकल्प बना दिया है उससे सिद्धि में परिवर्तित नहीं करोगे तो ना रात देखना ना दिन देखना। ये सबसे बड़ी क्षमता हमारे प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये क्षमताएं आपको मार्च 2020 के बाद दिखनी शुरू हुई? 2020 के बाद नहीं, उसके पहले ही। ठीक है। 2 शत्रु हैं, मैं सोच समझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 राजनीतिक शत्रु हैं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के। एक शत्रुता तो 208 साल पुरानी है, राघोगढ़ बनाम ग्वालियर राजघराने की। दिग्विजय सिंह और आपके पिता के बीच प्रतिस्पर्धा हुई 1993 में, कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, और तब से वो प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। हाल मुकाम ये है कि दिग्विजय सिंह ने कहा है, पार्टी कहेगी तो मैं गुना में जाके ज्योतिरादित्य को चैलेंज करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। देखिए, मैं आपको कहूं सौरभ, मैंने आपको करीब 10-15 मिनट पहले ही कहा था कि जिंदगी सीमित है।
सीमित जिंदगी में आपको दुश्मनी, आपने शब्द इस्तेमाल किया शत्रु, सीमित जिंदगी में आपको अपना आपका निर्णय है, ऐसे राजनीतिक शत्रु जो भी है, राजनीतिक शत्रु भी आप कहो, आप या तो अपना ध्यान इन चीजों में करो या अपना ध्यान आप पॉजिटिविटी में रखो। जो मेरा हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब कम से कम मेरे मन में समाप्त है। नो मैलिस? 1% भी नहीं, 1%। अब मैं कल ही हमारा राज्यसभा का फोटोग्राफ था राष्ट्रपति भवन के सामने, राजा साहब मेरे पीछे ही खड़े थे, मैंने उनको, यू कॉल हिम राजा साहब? हाँ मैं तो बोल रहा हूँ। व्हाट डज ही कॉल यू? श्रीमंत? नहीं, ज्योतिरादित्य जी कहते हैं कभी, पर मैंने तो उनको बचपन से देखा है, तो जी। कुछ चीजें जैसे उदाहरण के तौर पे जिन लोगों को मैंने बचपन से देखा है, मैं उनको, अब मैं भी कल का बच्चा नहीं रहा, मैं भी अब बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूं, पर आज भी मैं उनको जी कहूंगा। यू आर स्टिल यंग, यू आर इन योर अर्ली 50s। पर फिर भी तो अब 20-25 साल कहाँ निकल गए, ऐसी चुटकी भर में निकल गए। पर कल सुबह तो जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा कैसे, क्यों, और ये चीजें नहीं आएंगी। And there was no smirk on the face? मेरे चेहरे पे क्यों? आई एम नॉट, इफ यू डोंट नो मी वेल इनफ, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ स्मर्क्स। ओके। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। अगर मेरे मन में वो भाव नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेगा, अगर मेरे मन में भाव है तो दिखेगा। तो जो भी मेरा हिसाब किताब था 2020 में, 2021 में और 2023 में, मेरा हिसाब किताब। बट एज अ पॉलिटिकल राइवल दे स्टिल टारगेट यू। वो करे ना, उनका स्टेटमेंट है वो कि करें, नहीं, मैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता। 25 करोड़ का ऑफर था इन विधायकों को, इन्होंने नहीं लिया। लेकिन ज्योतिरादित्य ने ले लिया, उन्होंने वर्बेटम ये कहा, नाम लेके कहा। मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे गालियां दी हैं मेरे परिवार को। मैंने क्या कहा था इस चुनाव में? मैंने कहा था, जब आपके सहभागियों ने मुझसे इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था मुझे गालियां दी हैं, मुझे बद्दुआएं दी हैं, मेरे परिवार को गालियां दी हैं, मेरे पूर्वजों को गालियां दी हैं, और इन सभी चीजों का मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। 3 दिसंबर को ग्वालियर चंबल की जनता और प्रदेश की जनता उनको जवाब दे दी। ये थ्रू आउट द कैंपेन मैंने मेंटेन किया। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 3 सीट आएंगी ग्वालियर चंबल संभाग में, बीजेपी वाइप आउट हो जाएगी मध्य प्रदेश में, इनका एक भी विधायक नहीं जीतेगा। क्या क्या नहीं कहा था। मैंने कहा था मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में, अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में और हमारी जन कल्याण नीतियों के बारे में बात करूंगा। और जनता को निर्णय करना है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड उनके सामने है, क्या वो उनको चुनेगी जिन्होंने 18 साल भ्रष्टाचार, 18 महीने भ्रष्टाचार किया और वादा खिलाफी की, या हमको चुनेगी जो सेवा और जन कल्याण के आधार पर आपकी सेवा के आपके घर पर हम दस्तक देंगे। और 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएगा। जिस प्रदेश की जनता की आप बात कर रहे हैं, जब हम चुनाव में या अदरवाइज भी उनके बीच जाते हैं तो वो आपसे जुड़े 2-3 सवाल बार बार पूछते हैं, और मेरी बड़ी क्वेरी है कि आप बता दें, What was the political arrangement in 2018? क्या आपको राहुल गांधी ने ये प्रॉमिस किया था कि मध्य प्रदेश जीतेंगे तो आप सीएम बनेंगे? क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने को कहा गया था लेकिन आपने इससे नानुकुर की, क्योंकि आपका विरोधी खेमा उस समय का यही कहता है, उनसे तो कहा गया था प्रदेश अध्यक्ष बनो, नहीं बने तो फिर इलेक्शन कैंपेन कमेटी में इनको डाला गया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अपने अतीत में नहीं जाना चाहता, पर जनता ये जानना चाहेगी ना। दोनों प्रश्न का उत्तर है नहीं। कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था आपको, तो दूसरा सवाल फिर ये पूछते हैं कि फिर ये खफा क्यों थे? ये कहा गया था, अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता। बहुत चीजें कही गई थी। मंत्री जी, मैं यहाँ नागरिकों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आप हमारे देश की सरकार के मंत्री हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप बताएंगे नहीं तो फिर ये कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती रहेंगी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपके अभिन्न मित्र का ये बयान आपने है। मुझे पूछा खफा क्यों जी, और ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है।
नहीं, कहा क्या गया था ये भी तो बता दीजिए हमें। ये जानने का हक है कि सत्ता के गर्भगृह में क्या विस्पर्श होते हैं। बिल्कुल मैं आपको कहूंगा, जैसे मैंने आपको कहा, हर मंच से यह कहा गया था, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, एक तरफ अनुभव और एक तरफ ऊर्जा, इन दोनों में से ही एक। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं जी? ठीक है, नतीजे आ गए। अब सौरभ जी ने 1% योगदान दिया या सौरभ जी ने 50% योगदान दिया, वो छोड़िए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता था वहां, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं यहां। जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय का पालन करना मेरा धर्म है। कहा गया कि हम सौरभ जी को बना रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो कहा गया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा अभी जाके मैं अनाउंस कर लूंगा, मैं अनाउंस करूंगा। और मैंने कहा मुझे इससे कोई मोह नहीं है, आपका निर्णय है, जो भी आप निर्णय लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दिन प्रतिदिन जो व्यवहार किया गया और अंततः जो आपको भी याद है, प्रेस के मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया गया कि सौरभ जी सड़क पे आ जाए, मैं देख लूंगा उनको। उसके पहले आपने 8 मार्च को सोनिया गांधी जी से मिलने की कोशिश की। उसके बाद नहीं हो पाई मुलाकात? हो गई। क्या बातचीत हुई? मैंने बोला मैं सब कुछ सहूंगा, पर मैं असम्मानित होना मैं नहीं सहूंगा। क्या कहा सोनिया गांधी ने? अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता, जो भी कहा हो नहीं कहा हो, पर मैंने आपको पहले ही इस इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपने जिंदगी में तैयार नहीं हूं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ मत दो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिंधिया को भली भांति जानता हूं जी, उनके साथ मेरी दोस्ती पुरानी है, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं। वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर डरे हुए थे। आप अतीत में जा रहे हो। अरे आपके इतने पक्के मित्र राहुल गांधी, इतने अतीत में जा रहे हो भाई। उन्होंने विचारधारा को जेब में रख लिया, आरएसएस के साथ चले गए। हमने ये चीज देखी, एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय के हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका और आपकी उनके बारे में टिप्पणियां, अभी भी एक रिस्ट्रेन है, एक कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी भी जब वहां रैली करने गई तो बोली कि मैं कह सकती हूं पर मैं नहीं कहूंगी। एक इतनी मर्यादा बची हुई है पुराने रिश्तों के नाते। क्या मर्यादा बची हुई है? आपने देखा नहीं उनके क्या स्टेटमेंट रहा दतिया में? आपने पढ़ा नहीं और मैंने जवाब भी दे दिया। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मेरे पूर्वजों के बारे में कहा, मेरे कद के बारे में कहा। मैंने कह दिया 3 दिसंबर तक इंतजार करिए, जनता आपको अपना कद बता देगी। ठीक है, अब आपके अतीत को किनारे रख देते हैं, बतौर मंत्री बात करते हैं। पर उससे पहले बीजेपी की तरफ से पहला दूत कौन आया था आपके पास? जफर इस्लाम या बड़ोदरा से संदेश आया था? ये चीजों में मैं नहीं पढ़ने वाला। मैंने आपको कहा है कि मेरा अतीत जो है मेरा अतीत है, मेरे वर्तमान और भविष्य। वर्तमान है कि आप भाजपा में हैं। हाँ, हम जानना चाह रहे हैं आपके भाजपा में आने की शुरुआत कैसे हुई? पर ये मैं नहीं बताने वाला, मैं स्पष्ट हूं। क्योंकि इसमें भी कहानियां चलती हैं, नड्डा जी के बेटे की शादी, शिवराज जी के दूत, नरेंद्र सिंह तोमर जी के जो भी हो, ये मेरे और बीजेपी के बीच में है। यू डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक? नहीं। पहली बार आप नरेंद्र मोदी से कब मिले? मैं तो कई बार मिला हूं। पहली बार पार्लियामेंट में 2014? हाँ। उसके पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उसके पहले हमारे, उसके पहले तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उसके पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, पार्लियामेंट में हुई थी। And what was your first exchange, if you remember?
अद्भुत है, क्योंकि पार्लियामेंट के हर सेशन के बाद हम लोग स्पीकर के चेंबर में चाय पानी पीते हैं। तो तब सुमित्रा ताई थी। सुमित्रा ताई थी, नहीं सुमित्रा ताई, हाँ सुमित्रा ताई थी। तो हम लोग चाय पानी पी रहे थे, मेरी चर्चा हुई तो मैंने उनसे बात की कि जो रिश्ता है मेरा गुजरात के साथ बड़ौदा की वजह से, तो उन्होंने कहा आपकी मदर, सॉरी आपकी वाइफ, मेरी पत्नी जी। तो उन्होंने कहा कि आपके परिवारों ने जो कार्य किया है, तो मैं थोड़ा बहुत चुप रह गया। मैंने कहा आपको नहीं मालूम? तुमने नहीं। मैंने बोला कि गायकवाड़ परिवार ने जो उस जमाने में बड़ौदा स्टेट के लिए और गुजरात के लिए कार्य किया है वो अस्मरणीय है, और मैं तो आज भी मान्यता रखता हूं कि देश भर में परिवारों ने जो अपने जनता के लिए विकास और प्रगति की है, और उसमें जो सिंधिया परिवार का भी एक योगदान रहा है। मैं थोड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि एक तरफ जिस पार्टी में मैं था, जहां राज परिवारों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, और मैं तो सामान्य नागरिक हूं, एक सामान्य पढ़ाई की है और नौकरी की है, लेकिन जो एक वास्तविक इतिहास है भारत का, जहां कई पीढ़ियों में लोगों ने पूर्ण योगदान दिया हो और देश का प्रधानमंत्री उसे मान्यता दे रहा है, तो कुछ क्षण ही थे पर मुझे प्रभावित कर गए। ये मेरी पहली मीटिंग थी स्पीकर की चेंबर में। उसके बाद 2014 से 19 के बीच मुलाकात होती रही? नहीं, सोशल ओकेजन्स में, पर अदरवाइज नहीं। ऑलराइट। आप इस समय नागरिक विमानन मंत्री हैं। उड़ान योजना की खूब चर्चा हो रही है, और कैग की रिपोर्ट में ये बात भी आ रही है कि जो बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स खोले गए, बहुत सारे उसमें से कई अभी फंक्शनल नहीं है। पिछले दिनों आपने अपने इंटरव्यू में भी इसको लेके जवाब दिया। 5 साल का कार्यकाल है जिसमें आप का मंत्री के तौर पे कार्यकाल 1-1.5 साल का रहा। आप इस सेक्टर को और मंत्री के तौर पे अपनी परफॉर्मेंस को और सरकार की परफॉर्मेंस को देश की जनता को बताना हो, तो क्या आपको लगता है हाईलाइट है? 2-3 चीज मैं कहूंगा सौरभ जी। एक, अब अगर आप आंकड़े देख लो, 2014 में हमारे देश में 6 करोड़ घरेलू यात्री थे। कोविड के पहले 14.5 थे करोड़, मतलब 130% वृद्धि हुई। पिछले वर्ष हमने 15 करोड़ 20 लाख पे एंड किया है, मतलब प्री कोविड के नंबर को हमने पार कर लिया है। हमारी एयरलाइन फ्लीट जो केवल 400 तक सीमित थी 2014 में, आज 725 पार कर चुकी है। हमारे एयरपोर्ट्स जो 74 थे 2014 में, आज 149 हैं। और तीनों श्रेणियों में हमारी जो बढ़ोतरी होगी, 149 से मेरा अनुमान है 2030 तक हम लोग 200 पार कर पाएंगे। यात्री के श्रेणी में, घरेलू यात्री के श्रेणी में आज 15 करोड़ 20 लाख हैं। 2030 तक पॉसिबली ये नंबर डबल हो जाएगा, 30 करोड़ तक। प्लेन्स की क्षमता में आज हम 725 करीब हैं। जो 3 एयरलाइंस ने ऑर्डर दिए हैं, 500 प्लेन्स इंडिगो के, 470 एयर इंडिया के और 150 अकासा के, ये केवल 1200 प्लेन्स हैं जो 2030 के बाद आएंगे। आज से 2030 तक जो पिछले समय का ऑर्डर था, वो हर माह 5-5 प्लेन्स इन तीनों
एयरलाइंस की मिल के आने वाली है। तो हमारी एयरलाइन फ्लीट भी 2000 तक पहुंचने वाली है। भारत, मैं मानता हूं कि भारत के अंदर नागर विमानन क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा अधोसंरचना की रीढ़ की हड्डी में। और यह संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि उड़े देश का आम नागरिक, उस योजना के तहत आज 76 हवाई अड्डे हम लोग ने निर्माणाधीन किए और उसमें मैं एरोड्रोम्स और वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स भी गिन रहा हूं। 2 वाटर एरोड्रोम है, 9 हेलीपोर्ट है। उसके अतिरिक्त करीब 1,35,00,000 यात्रियों ने उड़ान के जरिए हवाई सेवा का इस्तेमाल किया है, जो कभी अपने जिंदगी में सपना नहीं देख सकते थे हवाई जहाज में उड़ने के लिए, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर हम लोग ने ये प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना के तहत ये संभव हो पाया है। 2,55,00,000 फ्लाइट्स उड़ी हैं ये वीजीएफ की वजह से, क्योंकि एयरलाइंस ने इस वीजीएफ के आधार पर उस रूट को संचालित किया है। और सबसे बड़ी बात जो कोई बात नहीं करता, लेकिन आपके चैनल के जरिए मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, इस देश में 2 सदियों के लिए जाना जाता था ये सेक्टर एयरलाइंस बंद होने के लिए। जेट एयरवेज, किंगफिशर वगैरह वगैरह वगैरह, डेक्कन एयरवेज, दमानिया। इस बार उड़ान के वजह से 5 नए एयरलाइंस का जन्म हुआ है। फ्लाई बिग, फ्लाई 91, इंडिया वन एयर, स्टार एयर और एयर टैक्सी। और पहली बार देश के अंदर एक एयरलाइन अकासा, जिसने 2 प्लेन्स के साथ शुरुआत की, इंटरनेशनल रिकॉर्ड 1 साल के अंदर ये लोग 22 प्लेन्स तक पहुंच चुके हैं। कोई एयरलाइन विश्व में 2 से 22 तक नहीं पहुंचा है और अब 150 का ऑर्डर दिया है। तो अभूतपूर्व प्रगति इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाई है। और आज जब आप और हम बैठे हैं, हमारे पास करीब 6 या 7 नए एयर टर्मिनल्स तैयार हैं उद्घाटन के लिए। तो जो तीव्र गति आ रही है इस क्षेत्र में, आने वाले दिनों में ये एक रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। और कैग की जो टिप्पणी है उड़ान पर, वो मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि कैग की जो टिप्पणी है 50% रूट ऑपरेशनल नहीं है, मतलब इट्स अ लॉन्ग रिपोर्ट। हाँ, पर अगर आप देखो उसका जो 1.5 पेज जो ऑपरेटिव है वो तथ्य से अलग है। इसलिए मैं आपको बताऊं, आपकी उड़ान योजना क्या है कि आपको एक वीजीएफ फंडिंग दी जा रही है 3 साल के लिए। इस देश के अंदर एक सनसेट क्लॉज भी जरूरी है, नहीं तो एक बार आपने योजना शुरू की तो मतलब आपकी पीढ़ी निकल जाएगी, आपके बच्चे की पीढ़ी निकल जाएगी, वो योजना चल रही है। सनसेट क्लॉज भी जरूरी है। तो 3 साल के लिए वीजीएफ फंडिंग दी जा रही है। क्यों? इस विचारधारा के साथ कि हम इस रूट को सीड कर रहे हैं। इस रूट को सीड करने के बाद आप एयरलाइन हो, हमारी आशा है कि आप उपभोक्ता हो, आप एयरलाइन हो, आप दोनों के संगम के साथ ये रूट जो सीड हुई है अपने पैरों पे खड़े हो पाएगी। 3 साल तो हमने फंडिंग दे दिया। जो कैग बात कर रही है, 2 बात कर रही है। पहली बात कि जो आपने रूट्स अवॉर्ड किए हैं उनमें से केवल 55% प्रचलित हुए हैं जी, ठीक है। क्या कारण है 45% प्रचलित न होने के? 2 कारण। पहला कारण यह है कि एयरलाइन ने ही अपना बिड कैंसिल कर दिया। आपने बिड दिया, आपको अवार्ड हो गया और फिर उसके बाद मैंने अपना मन बदल दिया कि मैं ये रूट प्रचलित नहीं करना चाहता। इट वाज नॉट फीजिबल। जो भी उनका डिसीजन हो। अरे बिड तो आपने किया ना, तो आप फीजिबल नहीं है तो आप बिड क्यों करोगे? या तो आप बिड कर रहे हो क्योंकि विनर्स कर्स, इकोनॉमिक थियरम जो है, ठीक है, पर आपने बिड किया, आपका बिड एक्सेप्ट किया गया, आपको अवार्ड किया गया। अब जो कारणवश आपका मन बदला और आपने कहा कि मैं ये रूट उड़ाने नहीं चाहता, तो मैं तो आपको गले से पकड़ के उड़ा नहीं सकता इस रूट को। आपका निर्णय है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ एयरलाइंस ने बिड किया, उनको अवार्ड किया गया, पर उनकी किसी कारणवश कैपेसिटी नहीं आई, प्लेन नहीं आई।
तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो हमको देखना चाहिए कि जितने, नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि जितने भी रूट्स आप ट्राई करते रहो, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। आपका काम है अवॉर्ड करना, और आपका काम है जितने भी रूट्स उड़ पाए। 55% अगर रूट्स प्रचलित हो गए, उड़ गए, और इसमें से मैं आपको बताऊं जितने रूट्स उड़े हैं उनमें से 20% 3 साल के बाद भी आज प्रचलित हैं। मतलब जो आपका आइडिया था, झरसुगुड़ा, देवघर, रूपसी, दरभंगा, किशनगढ़, जो नागर विमानन के नक्शे से उड़ाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आज वहां रूट्स बिना वीजीएफ, बिना उड़ान के, क्योंकि 3 साल समाप्त हो गए, आज भी प्रचलित हैं। जो आपने बच्चा पैदा करने की कोशिश की थी, आज वो पूर्ण रूप से, सशक्त रूप से एक वट वृक्ष के रूप में खड़े होकर आज देश की सेवा कर रहा है। ये सक्सेस है उड़ान योजना का। नंबर 1, 76 एयरपोर्ट्स, जो जगह पे एयरपोर्ट तो पूरी तरह से मानचित्र से उड़ा गया था। नंबर 2, 5 एयरलाइंस की बर्थ। नंबर 3, 519 रूट्स प्रचलित हैं। नंबर 4, आपके 1,35,00,000 लोगों ने लाभ लिया है। काफी सक्सेसफुल है ये स्कीम। बिल्कुल। फिर इस बार के बजट में 60% की कटौती क्यों है उड़ान की? नहीं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्लीज। पिछले बजट में 50 नए एयरपोर्ट्स के लिए वित्त मंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए दिया था। उसके पहले 4,500 करोड़ रुपए हमें दिया था करीब 100 एयरपोर्ट्स के लिए। 100 एयरपोर्ट्स में से 76 एयरपोर्ट्स हमने बना दिए। करीब रफली 3,900 करोड़ रुपए हमारे खर्च हो गए। जो बजट की विचारधारा है, बीई और आरई, बजट एस्टिमेट किया जाता है इस आधार पर कि इस साल आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, कर पाएंगे। वो फंड हमें कमिटेड है, 1,000 करोड़ हमारे 50 एयरपोर्ट्स के लिए। जो इस बार हम लोगों को 600 करोड़ रुपए दिया गया है, वो इस साल के एयरपोर्ट जितने आप बना पाओ। पुराने जमाने में 10 साल लगते थे एक एयरपोर्ट बनाने के लिए। अयोध्या का एयरपोर्ट हमने 20 महीने में बना दिया। ग्वालियर का एयरपोर्ट हमारे 16.5 महीनों में बन गया है, जो कभी भी पहले संभव नहीं हो पाता था। तो तीव्र गति से कार्य हो रहा है, पर बजट का आवंटन बी में किया जा रहा है। अगर वो राशि हमने खर्च कर ली तो अगले साल हमें बाकी मिलेगा। हमारा रिसोर्स एनवेलोप 1,000 करोड़ का है। अब आप वो 1 साल में खर्च करो, 2 साल में खर्च करो, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको और पैसा चाहिए तो आरई में आपको मिल जाएगा। पैसा महत्वपूर्ण है इसमें खर्च के लिए। मेरा आखिरी सवाल पैसे से ही जुड़ा है। क्या कोई तहखाना है? कहा जाता है कि ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के महल में एक तहखाना है। बड़ा खोजने की कोशिश हो रही थी इमरजेंसी के दौरान भी, उसके पहले भी, और एक बीजक है, कुंजी है। आपको कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर सूचित कर देना। ये कहानियां आपने भी सुनी होंगी। मैंने भी बहुत सुनी है। क्या क्या कहानी सुनी है कि जैसे सुरंग है ग्वालियर के किले से आगरा तक, और मतलब क्या कहानियां इतनी हैं। और बीजक की कहानी भी एक है। बीजक की कहानी भी है, पर मैंने अपने बचपन से आज तक कभी ना मैंने देखा है, ना कभी मैंने ढूंढा है। नहीं ढूंढा है। कितना कंज्यूमिंग प्रोफेशन है ये पॉलिटिक्स। इन सब के बीच पुराने शौक, कॉन्टिनेंटल फूड बनाना, जैज म्यूजिक सुनना, वक्त मिल पाता है? अब बिल्कुल नहीं। नो मोर प्लेलिस्ट की, ये मेरी जैज की प्लेलिस्ट है, ये मेरी नहीं। प्लेलिस्ट तो मैं आपको बताऊं, प्लेलिस्ट तो मेरी है जी, और प्लेलिस्ट में इस्तेमाल करता हूं जब मुझे समय मिलता है वर्कआउट करते हैं, कसरत करने के लिए, और वो बहुत जरूरी है आपके दिनचर्या में। मैं मानता हूं कि जितनी जरूरी आपके लिए 2 चीजें आपके लिए जिंदगी में, आपके चाहे आप व्यवसाय में लगे हो, समाज सेवा में लगे हो, या जिसी चीज में लगे हो, 3 चीजें जिसमें से मैं 1 में फेल हूं और 2 में कोशिश करता हूं। 1 जहां मैं फेल हूं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। समय नहीं मिलता। एनी स्पेसिफिक स्कूल यू फॉलो? नहीं, पर आत्म
अवलोकन करना और शांत रहना, इतनी विचारधाराएं चलती रहती हैं दिमाग में, उसको स्टिल रखना मैं बहुत मुश्किल पाता हूँ। तो उसमें तो समय भी नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि, और लोग ये समझते नहीं है, पर अच्छी नींद बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। आप 6 घंटे भी सो, 5 घंटे भी सो, पर क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वर्कआउट, यू प्ले, यू स्पेंड टाइम इन जिम? नहीं, मैं केवल जिम करता हूँ। अब तो प्ले करने का तो समय ही नहीं है। क्विक इन क्विक आउट, 40 मिनट क्रॉस ट्रेनर, रोइंग मशीन, वेट्स थोड़ा कर लो, 40 मिनट में जितना कर सकते हो। और स्ट्रेचेस, मैं नॉर्मली स्ट्रेचेस करना चाहिए, उसके बाद मैं करता हूँ, उसके पहले। पर बाद में ज़्यादा ज़रूरी है, पर मैं पहले कर लेता हूँ। पर वो ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, पर वो भी बहुत ज़रूरी है, कि थोड़ा खान पान पर नियंत्रण। मुझे बताया मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आपसे मिलने आते हैं और अपने पेट को लेकर डांट खा के जाते हैं, तोत को लेके। एक चीज़ बताइए, ये तो इंटरव्यू अभी हो गया, मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। ये आपके बारे में जो ये कहानियाँ चलती हैं कि बड़ा उनका श्रीमंत वाला रवैया है, हर कोई उनको महाराज की तरह डील करे, थोड़ा स्नॉबिश से हैं, थोड़ा सा, ये कहानियाँ क्यों चलती हैं आपके बारे में? अब आप ही बताओ। आधे लोग बताते हैं ही इज ट्राइंग रियली हार्ड टू मिक्स अप विद आरएसएस, किसी भी जिले में जाएंगे तो मिलेंगे। फिर विधायकों को, तब शिवराज को और अब शायद मोहन यादव को फोन करके पूछना ही पड़ता था कि सिंधिया जी आना चाहते हैं, मैं मिल लूं वगैरह वगैरह। ये सब कहानियां भी सुनी, पर ये बहुत की एक एरोगेंस का इल्जाम बड़ा लगाया जाता है आपके विपक्षियों द्वारा कि एयर अराउंड हिम एंड ही वॉक्स इन, कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, एवरीबॉडी ट्रीट्स हिम लाइक दैट। व्हाई? अब मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताओ। ये कहानियां आप तक पहुंचती हैं? पहुंचती हैं। एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जितना आप जीवन में जमीन को पकड़ के चलोगे, उतना जीवन आपका ज्यादा सार्थक होगा। सफलता के रूप में नहीं, ये आपको तय करना है कि आपके जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। आज मेरी आजी अम्मा को, मेरे पूज्य पिताजी को आज भी लोग क्यों याद करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो नेता थे, बड़े नेता थे, पर मैं मानता हूं इसलिए क्योंकि वे दोनों अच्छे इंसान थे। She was a very kind lady. तो आपको अपने जीवन में ये तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य ये है कि आपके दिल में मैं स्थान पा पाऊं। पर नेता के तौर पे परसेप्शन की लड़ाई भी तो जीतनी होगी ना। नरेंद्र मोदी की सफलताओं में एक बड़ी वजह ये भी है ना, ये सही है कि उन्होंने अपने परसेप्शन बड़े मजबूत बनवाए अपने बारे में। ये सही है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, और शायद इस पर मुझे और काम करना है। ऑलराइट, जमघट में सत्ता के दावेदारों से सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे थे देश के नागर विमानन और इस्पात मंत्री और राज्यसभा के सांसद अभी तक, हालांकि इनकी इच्छा है कि लोकसभा लड़े, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया को। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिंधिया जी, आपको अपनी राजनीतिक पारी के लिए, भविष्य के लिए, अतीत तो आप पीछे छोड़ आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इतना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए। और पूरी जैसे मैंने कहा शुरुआत में, पूरे शोध करके आए और आपने कहाँ 1.5 घंटे बिता दिए, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। बहुत सवाल छोड़ने पड़े, मैं पावर ग्रिड फेल्योर पे नहीं पूछ पाया। एहसास भी नहीं हुआ मुझे। Until we meet next, thank you so much.